अब हम लोग जानेंगे जनन क्या होता है। तो जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जीवों का अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जनन कहते हैं। जैसे कि माता पिता होते हैं, अपने ही जैसे अपने ही बच्चे को जन्म देते हैं, तो वो कौन सा वहां पे क्रिया हो रहा है? वो हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या? जनन, रिप्रोडक्शन की क्रिया हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जीवों का अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। तो अब इसमें जनक भाग लेंगे हैं। बहुत सारे जनन क्रिया में एक जनक भाग लेते हैं, तो बहुत सारे जनन क्रिया में दो जनक भाग लेते हैं। तो इन जनकों के आधार पर हम जनन को कई भागों में बांटेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट में देखते हैं। यहाँ पे कुछ जीवों की जीवन अवधि 1 दिन की होती है, तो कुछ जीवों की जीवन अवधि 300 साल यानी कि 3000 साल तक भी होती है। 300 साल या 3000 साल तक भी होती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जनन की आवश्यकता क्या होती है। तो जनन की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्रजाति को बनाए रखने के लिए, अपनी जो प्रजाति है बनी रहे, इसलिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी पॉइंट में देखें तो जैव विकास के लिए, उनका जो जैव विकास वो निरंतर बढ़ता रहे, इसलिए जनन की आवश्यकता होती है। तीसरी पारिस्थितिक संतुलन के लिए। पारिस्थितिक संतुलन मतलब कि अगर जनक की मौत हो जाए तो उनकी एक संतुलन पीढ़ी बनी रहे, इसलिए जनन की आवश्यकता करते हैं और आवश्यकता पड़ती है। और चौथी जो बात आती है खाद्य सुरक्षा को लेकर। खाद्य सुरक्षा मेरे प्यारे दोस्तों क्या होती है? ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको बता दें कि ये जो खाद्य सुरक्षा शब्द है, इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो हमारा मानव होता है, यह कल्याण से संबंधित आर्थिक पक्ष में हमारा ये खाद्य सुरक्षा आता है। अब हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों जनन के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार, तो जनन के प्रकार देखें तो जनन में भाग लेने वाले जन संख्या के आधार पर, यानी कि यहाँ पे जनक की संख्या के आधार पर होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जनक संख्या के आधार पर जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन में भाग लेने वाले जनक संख्या के आधार पर जनन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन, तो दूसरा होता है अलैंगिक जनन। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बात समझिएगा। हमारा एग्जाम में आ जाता है जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। अब इसके आगे ठीक है ना, देखिए इसमें लैंगिक भी आता है, लेकिन सर्वप्रथम जो दायित्व तो हम लोग देते हैं इसमें अलैंगिक जनन को ही दिया जाता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो अलैंगिक जनन क्या होता है? जिस जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जिस जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिस जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग ले उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं जिस संतान उत्पत्ति में केवल एक जनक भाग ले उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब एक जनक भाग ले, जैसे कि पेड़ में देखियो एक ही जनक भाग लेते हैं ना, उसमें बीज बनता है, बीज से हमारा कोई नई संतति बनती है, तो उसमें हमेशा पेड़ पौधे में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब हम लोग जानेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन विधियां को जानने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कि अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है। तो अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण कभी भी नहीं होता, याद रखिएगा। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण कभी भी नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन में इसमें युग्मक का निर्माण कभी भी नहीं होता है। इसमें एक जनक भाग लेता है, हमेशा और हमेशा अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। यह केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा ही संपन्न होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। एक बात ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाली बात है। ये सब आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 में बनते रहते हैं बायोलॉजी में।
तो याद रखिएगा यह केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसमें क्लोन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें बता दीजिएगा, इसमें क्लोन पाया जाता है। इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इसमें कभी भी आनुवांशिक विभिन्नताएं जो होती हैं उत्पन्न नहीं होती हैं। और देखें तो अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, कलिका निर्माण और जयमूल एक होता है इसमें क्रिया जयमूल तथा कायिक प्रवर्धन इत्यादि प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो ये तो अलैंगिक जनन की विधियां, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इतने हमारे इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा ये देख लेते हैं शब्द कि इसमें क्लोन क्या होता है। ये क्लोन एक्चुअली में होता क्या है? तो देखिए हमारा क्या होता है, जो संतान होती हैं हमेशा अलैंगिक जनन में जो संतान होती हैं वो जनक के समान ही दिखाई देती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे अगर पॉइंट में कुछ जोड़ें तो आप लिख सकते हैं कि इसमें प्राप्त संतानें जनक के समान दिखाई देती हैं। जनक के समान दिखाई देती हैं। इसलिए इनको क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? क्लोन कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। याद रखिएगा इसमें जो प्राप्त संतानें होती हैं जनक के समान दिखाई देती हैं, इसलिए इनको क्लोन भी कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोग जान गए कि हमारा इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट है अलैंगिक जनन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल से। अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां, कि अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां कौन कौन, जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, कलिका निर्माण, जयमूल तथा कायिक प्रवर्धन। इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां, तो अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित प्रकार की होती है, जैसे विखंडन, खंडन, मुकुलन, बीजाणु, कलिका निर्माण, जयमूल और कायिक प्रवर्धन। मैंने आपको बता ही चुका है इसके आगे। तो इसमें अब हम लोग जानेंगे, जो फर्स्ट आएगा आपका विखंडन या फिर विभाजन। हमारा क्या होता है? विखंडन या विभाजन। तो विखंडन या विभाजन क्या होता है? सभी प्रकार के अलैंगिक जनन का आधार कोशिका विभाजन ही होता है। सभी प्रकार के जो अलैंगिक जनन का आधार कोशिका विभाजन ही होता है। याद रखिएगा संतति कोशिकाओं के आधार पर बनी होती है और यह हमारी दो प्रकार की होती है। जो संतति होती है वो कोशिकाओं के आधार पर बनी होती है, क्योंकि हमारी जो ये आप जानते हैं कि हमारा ये हाथ है, हमारी बॉडी है, तो ये सेल से ही मिलकर बनी है। अगर ये सेल को निकाल दी जाए तो क्या आप बॉडी सोचते हो रहेगी क्या? आप इतना समझ सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, कैंसर आप नाम सुने? कैंसर, तो कैंसर किसके कारण होता है थोड़ा आप लोग सोचिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। कैंसर क्या होता है, हमारा आज का टॉपिक है, आपको दे रहे हैं कैंसर क्या होता है। कैंसर को थोड़ा आप लोग सोचिएगा माइंड में कि एक्चुअली में कैंसर क्या होता है, और फिर हम इसके बारे में आपको बताएंगे कैंसर होता क्या है। तो विखंडन या विभाजन क्या होता है? सभी प्रकार के अलैंगिक जनन का जो आधार होता है कोशिका विभाजन होता है, और इसीलिए इसको विखंडन या फिर विभाजन कहा जाता है। और कोशिका विभाजन के आधार पर संतति की कोशिकाओं विभाजन के आधार पर संतति की विखंडन को या फिर विभाजन को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला द्विविभाजन और दूसरा बहुखंडन। पहला द्विविभाजन, दूसरा बहुखंडन। इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन और इसको हम मल्टीपल फिशन बोला जाता है। अब हम लोग जानेंगे द्विविभाजन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। द्विविभाजन, तो द्विविभाजन क्या होता है? यह प्रायः एक कोशिकीय जीवधारियों जैसे प्रोटोजोआ प्राणियों में अलैंगिक जनन प्रायः विखंडन विधि के द्वारा संपन्न होता है। बात समझिएगा, द्विभाजन जो होता है यह सदैव एक कोशिकीय जीवधारियों में ही द्विविभाजन की क्रिया होती है। जैसे कि प्रोटोजोआ प्राणियों में अलैंगिक जनन की विखंडन विधि के द्वारा ही संपन्न होती है। यह प्रायः एक कोशिकीय जीवधारियों जैसे प्रोटोजोआ प्राणियों में अलैंगिक जनन प्रायः
विखंडन विधि के द्वारा होता है। तो इसका मतलब ये है कि द्विविभाजन की क्रिया प्रायः एक कोशिकीय जीवधारियों में होता है और विखंडन विधि जो होता है वो हमेशा प्रोटोजोआ प्राणियों में ही होता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट में देखें तो इसमें एक जनन कोशिकाओं में दो संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। इसमें जो एक जनन कोशिका होती है वो दो संतति कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है और इनसे प्राप्त नई संतति सदैव जनक के समान दिखाई देती हैं। और जो संतति प्राप्त होगी वो हमेशा और हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों किसके समान दिखाई देती, वो जनक के समान ही दिखाई देती हैं। किसमें, ये हमारी अलैंगिक जनन में। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग ले रहा है, यानी कि एक ही माता पिता का डीएनए है, दो हमारे माता पिता का डीएनए नहीं है, एक ही जनक का डीएनए है। इसलिए जो हमारी इसमें संतति प्राप्त हो रही हैं वो जनक के समान दिखाई दे रही हैं। जैसे कि देखिए इसमें विखंडन से बात ये होती है कि इसमें दो भाग होते हैं। ये हमारा है, ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ का देखिए क्या होता है, सुकुड़न उत्पन्न होता है। सुकुड़न, इसमें धीरे धीरे सुकुड़न होगा, फिर इसके मध्य में सुकुड़न होगा, फिर ये दो भागों में क्या होगी, टूट जाएगी। तो आप बात एक ऐसे भी कह सकते हैं इसकी दूसरी परिभाषा के रूप में कि हमारी कोई भी एक कोश की जीव में सुकुड़न उत्पन्न होता है, धीरे धीरे वो दो भागों में टूट जाती है, जिसे हम द्विभाजन कहते हैं। तो ये द्विभाजन, विखंडन किसके द्वारा होती है, द्विभाजन और बहुखंडन। तो द्विभाजन आशा करते समझ आ गई होगी और नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे बहुखंडन। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर भी थोड़ा विभाजन भी देख लें, बहुखंडन जाने से पहले थोड़ा टॉपिक कवर कर लेते हैं। विभाजन के आधार पे हमेशा जो होती है, विभाजन तीन प्रकार की होती है। विभाजन तल के आधार पर यह तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है नियमित विभाजन, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य विभाजन, तीसरा होता है अनुप्रस्थ विभाजन। ये तीन होती हैं। अब जानेंगे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों बहुखंडन, मल्टीपल फिशन क्या होता है। तो जब केंद्रक बार बार विभाजन के फलस्वरूप अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसे बहुखंडन कहते हैं। जब जनक केंद्रक बार बार विभाजन के फलस्वरूप अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसे बहुखंडन कहा जाता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम है, एक प्लाज्मोडियम या इसे मलेरिया परजीवी भी नाम दिया गया है। मलेरिया परजीवी और अमीबा में हमेशा बहुखंडन की क्रिया ही होती है। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे है, जब जनक केंद्रक बार बार विभाजन के फलस्वरूप अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। कोई भी जनक का केंद्रक है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें कोशिका पाई जाती है और उसमें पाया जाता है केंद्रक, तो टूट जाती है और वो क्या करती है, हमारी बार बार विभाजन के फलस्वरूप अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे हम बहुखंडन का नाम दिया गया है। जैसे कि हमने जान गए हैं यहाँ पे कि प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी और अमीबा, इसमें हमारी क्या होती है, बहुखंडन की क्रिया होती है। अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट में देखें तो एक जनक कोशिका से लगभग की 1000 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है या फिर हो सकता है। कोई भी हमारी एक जनक कोशिका है उसमें सदैव व सदैव कितने 1000 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है या फिर होता है, तथा प्रत्येक संतति कोशिकाओं में बहुखंडन विधि द्वारा पुनः विभाजन करने की क्षमता भी होती है। मान लीजिए वो हमारा 1000 संतति कोशिकाएं तो बना लिया, तोड़ तो लिया, अब क्या उन संतति कोशिकाओं में जो टूटी हुई हैं क्या विखंडन करने की, बहुखंडन करने की उसमें प्रॉपर्टीज, वो पावर, वो क्षमता, वो कैपेसिटी है कि नहीं? तो जी हाँ, उसमें भी 1000 संतति कोशिकाओं का निर्माण करने की कैपेसिटी है। अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो हमारा होता है मोनोसिस्टिस। क्या होता है? मोनोसिस्टिस, ये हमारा होता है। इसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है कि 1000 संतति कोशिकाओं का एग्जैक्ट निर्माण कर सकती हैं और बिना कि कोई भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ओके, इतना आप लोग बात को समझिएगा
और अपने माइंड में बैठाइएगा, क्योंकि आपके क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लाज्मी जो है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन की क्रिया हो रही है। ये कुछ इस प्रकार से इसका होता है। इसमें देखिए एक छोटा सा है, फिर इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, फिर ये इसमें अलग देखिए ये है, फिर इसमें भी छोटे छोटे टूटना स्टार्ट हुआ। फिर ये क्या होता है कि बहुत सारे भागों में टूटना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमारा इसमें जो होता है प्रोसेस होती है, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, जिसको कहते हैं ब्रीडिंग। तो मुकुलन क्या होता है? मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए जीवधारी का निर्माण होता है। जनक कोशिकाओं पर बाह्य वृद्धि अथवा कलिका निर्माण के द्वारा ही होता है। तो मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए जीवधारी का निर्माण जनक कोशिकाओं पर बाह्य वृद्धि कलिका निर्माण के द्वारा ही होता है। तो मुकुलन समझिएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है, सबसे सिंपल सब सिंपल, ये मेरा हाथ है, इसमें अनेक सारे देखिए यहाँ पे उंगलियां निकली हुई थी, बस यही मुकुलन है। देखिए ये क्या है, हमारा एक संतति है, यहाँ से मुकुलन निकले और ये फिर अलग होके फिर अलग यहाँ पे बना लिए। तो यही हमारा मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, मुकुलन है। फॉर एग्जाम्पल में देखें तो जैसे यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों ईस्ट, यहाँ पे देखें ईस्ट में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन, स्पंज में आंतरिक कलिका या जेमुअल, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए हाइड्रा है, इसमें क्या होता है, मैंने ये बताया है कि मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए जीवधारी का निर्माण, देखिए यहाँ पे नए जीवधारी का निर्माण होना शुरू हो रहा है, जिसमें नए जीवधारी का निर्माण, उसकी वाय वृद्धि, ये तो हमारी जनक हो गई, इसकी देखिए वाय वृद्धि, बाहरी वृद्धि में कुछ न कुछ परिवर्तन आने, तो इसकी वाय वृद्धि में कलिका निर्माण के द्वारा ही होता है। देखो इसमें कलिका यहाँ पे मिल रही है और इसे ही मुकुलन कहा जाता है। और ये जो निकल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, मुकुलन। इस क्रिया को मुकुलन बोला जाता है। और ये जो है ये इसको मुकुल कहा जाता है। ये जो निकल रहा है इसको मुकुल कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। हमेशा हाइड्रा में एक मुकुलन का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण ये हमारी अलैंगिक जनन विधि है। बीजाणु निर्माण बहुत सारी विधियां हैं, आपको बहुत सारी विधियां बताएंगे, एग्जाम में बैठते ही पूरे के पूरे लिख के आएंगे। अब हम लोग जानते हैं बीजाणु निर्माण। तो कवक, शैवाल व निम्न पादप वर्गों में जैसे ब्रायोफाइटस आदि बीजाणुओं के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। कवक, शैवाल व निम्न वर्गों के पादपों में जैसे हमारे ब्रायोफाइटस आदि बीजाणुओं के द्वारा ही इसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। बीजाणुओं के द्वारा ही कोई भी नई संतति का निर्माण होती है। अगर हम बीजाणु निर्माण दो प्रकार के होते हैं, जो इसके एक चल बीजाणु होते हैं, दूसरा अचल बीजाणु होते हैं। एक तो चल, दूसरा अचल। अब जानते हैं चल बीजाणु क्या होता है। एक कोशिकीय शैवाल व यूलोथिक्स आदि के बीजाणु में कशाभिक पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं कशाभिक पाए जाते हैं। और अचल बीजाणु क्या है, कुछ वायुवीय कवक सूत्र के स्वतंत्र छोर पर बीजाणु धान बनती हैं और बीजाणु धान में समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होती है। तो ये चल बीजाणु और ये अचल बीजाणु। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया, जैसे कि हमारा जनन क्या होता है, जीवन अवधि क्या होती है, जनन की आवश्यकता क्या होती है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन की विधियां क्या होती हैं, और हमने इसमें बहुत सारी विधियों के बारे में देख लिया है। और अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय।